Hello students, welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Guys, अपन लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन लोगों ने टोटल 5 प्रिपरेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें ऑलमोस्ट सारी बातें पुरानी थी। ठीक है, अगर मैं एक बार क्विक तरीके से रिकॉल कर रहा हूँ कि वो 5 प्रिपरेशन कौन कौन से थे, तो अगर आपको याद होगा, पहला था एल्काइन का हाइड्रेशन हम लोगों ने कराया था। ठीक है, दूसरा शायद ओजोलिसिस आपने पढ़ा था, तीसरा ऑक्सीडेशन पढ़ा था, और चौथा अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया था, चौथा ऐड किया था एक्वस हाइड्रोलिसिस ऑफ चौथा था ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, चौथा था ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कैसे बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और फिफ्थ था जेमिनल डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये सारी बातें पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज भी वहीं से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रिपरेशंस को और देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन को। 6 नंबर प्रिपरेशन आपके सामने लिखा है। हाँ, इससे पहले वो बात हमेशा से वैलिड ही होती है, वे ये क्लास देखने से पहले पुराना वाला लेक्चर आपके पास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाय क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल या विसिनल डाइऑल। ठीक है, बात देखिए, ये भी नई बात नहीं है। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा आपको, जब मैं पॉलीहाइड्रिन एल्कोहल पढ़ा रहा था, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल पढ़ाया था, और इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में इस रिएक्शन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बहुत डिटेल्स इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्या होता है बस उसी को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास ये कोई डाइऑल दिया गया है। ठीक है, विसिनल डाइऑल का मतलब समझते ही आप, एडजेसेंट पे OH लगाओ, एडजेसेंट पे OH लगाओ, इसे विसिनल डाइऑल या विसी डाइऑल पढ़ते हैं। ठीक है, विस डाइऑल पढ़ते हैं। अब इसकी रिएक्शन HiO4 से किया जाए, परायोडिक एसिड, या NaIO4 से किया जाए, सोडियम परायोडेट से किया जाए। ठीक है, इन दोनों परिस्थिति में ये फाइनली कार्बोनिल में ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा मैंने वहां पे आपको बताया था। और मैंने इसका एक शॉर्टकट वहां पे बताया था, उसी शॉर्टकट की हेल्प से हम सारी बातें को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला था कि जो विसिनल डाइऑल होता है, जिस जिस कार्बन के बीच में ये डाइऑल लगा हो, ठीक है, जैसे ये है, इन दोनों कार्बन में ये डाइऑल है, मैं बोला था कि उन दोनों कार्बन को बांड को ब्रेक करना, और स्प्लिट करने के बाद दोनों तरफ OH दे देना। जो वैलेंसी फ्री होंगी उस फ्री वैलेंसी को OH दे देना। अगर आप ऐसा करोगे कब, जब HiO4 के साथ इसका क्लीवेज हो रहा हो। ठीक है, तो आप जरा देख पाइए आप क्या हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि यही बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH इसके पास पहले से अवेलेबल था। सिमिलरली यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक OH ऑलरेडी था। अब आप देखिए, एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होने के बाद अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा। सिमिलरली ये भी वाटर लूज करेगा, ठीक है, और ये भी कार्बोनिल बना देगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी पुरानी बातें हैं, तो एक बार देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाऊंगा, फिर इसको छोड़ेंगे। प्लीज से आप नोट कीजिए। तो क्लीवेज ऑफ विसिनल डाइऑल में चलिए कुछ पुराने एग्जाम्पल को ही मैं रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि पुराने एग्जाम्पल को अगर मैं याद दिलाऊं तो इसे पहचानते होंगे आप, CH2OH, CH2OH। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HiO4 से, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल से पढ़ते थे आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फाइन, अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर इस तरह का क्लीवेज हो, तो अभी अभी जो सीखा है बिल्कुल उसी पैटर्न में अगर आप क्लीवेज कर पाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ HCHO मिलेगा। सिमेट्रिकल पार्ट है, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ OH देंगे, यहाँ OH देंगे, और फिर एक कार्बन पे 2 OH होने की वजह से जब वाटर लूज करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड आपको मिलेगा। ये बात हम सब जानते हैं, आप आराम से इसे करके देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिमिलरली इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास CH3 है, CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH है,
ठीक है। और अब भी इसकी रिएक्शन अगर मैं बोलूँ HiO4 से कर रहे हैं, HiO4 के साथ थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, HiO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब क्या बनेगा? अच्छा, अब सिमेट्रिकल तो रहा ना, एक CH3 यहाँ जुड़ गया। अच्छा, अभी भी यही क्लीवेज यहाँ पे होगा, अगर आप देख पा रहे हो यही क्लीवेज होगा, लेकिन अब CH3 CHO आ जाएगा, फिर HCHO आएगा। तो इसके दो डिस्टिंक्ट कार्बोनिल मिलेंगे आपको, यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लस HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो बात पहुंच रही होगी। अच्छा, ये जो विसिनल डाइऑल है ये एक नहीं हो सकता है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे OH हो सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या आपका ग्लिसरॉल है। अच्छा, अब ग्लिसरॉल में देखिए OH OH OH, अब देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ OH यहाँ OH, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ OH यहाँ OH। अब अगर आप ऐसा करेंगे, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो इस वाले कार्बन के पास आएगा CH2OH एंड एक OH यहां पे आ जाएगा। ये पहले वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। अच्छा, बीच वाले कार्बन पे अगर आप आराम से देखें तो एक OH पहले से था, ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH और आएगा, नीचे वाला भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH और आएगा। तो इस बीच वाले कार्बन के पास 3 OH आ जाएंगे, ठीक है, 3 OH आ जाएंगे। और नीचे वाला भी बिल्कुल ऐसे रहेगा, इसके पास एक OH ये पहले से था, एक OH और आएगा। ये 3 अलग अलग, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, क्योंकि सारे बॉन्ड टूटे तो इस तरह से। अब सब कोई वाटर लूज करेगा, तो ये बन जाएगा HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। गाइज ये भी वाटर लूज करेगा, लेकिन जब ये वाटर लूज करेगा तो आप देखिए पाएंगे आप कि यहां मिल रहा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। कैसे? अब अगर आपने यहां से ये वाटर निकाल दिया यहां से, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये फॉर्मिक एसिड आ गया। सिमिलरली यहां से जब ये वाटर निकालेगा तब भी फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन की पैरायोडिक से क्लीवेज करने के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के मिल रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। तो इस तरह का क्लीवेज हम लोगों ने वहां सीखा था। तो ये सब कुछ पुराने एग्जांपल है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक नोट यहाँ पे छोटा सा मेंशन करेंगे, उसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ HiO4 कंज्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ विसिनल पेयर। कभी कभी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दे देता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड का अगर बेहतरीन एग्जांपल लें तो ग्लूकोज आपका हो सकता है, सॉर्बिटॉल हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है, जिसमें OH जो है 2-3 से ज्यादा है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ HiO4 के कितने मोल कंज्यूम होंगे ड्यूरिंग कंप्लीट क्लीवेज, तो आप देखिएगा जितने पेयर बन रहे होंगे, मतलब जितने पेयर वाइज यानी जितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, उतने तरह के ये क्लीवेज पॉसिबल है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर इस तरह का कोई विसिनल आ गया, अब अगर आपसे फिर से पूछा है क्लीवेज कराइए, तो अब ये वाले पार्ट बहुत आसान है, ये वाले पार्ट बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिखाया है कि विसिनल कार्बन वाले पेयर को, आप जो विसिनल पेयर है उस कार्बन को ब्रेक कीजिए, यहाँ OH यहाँ OH। अच्छा, अब इतना पढ़ते पढ़ते, इतना करते करते हम कुछ बातें अपने माइंड में सोच सकते हैं। यहाँ OH आएगा तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन आएगा। सिमिलरली यहाँ से CH3 CHO आ जाएगा। तो आप चाहें तो आप आराम से, जिसके लिए थोड़ा सा नया हो वो इसे इत्मीनान से करें, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जिसने पहले से कर रखा हो हमारे साथ पुराने चैप्टर्स में, उसके लिए थोड़ा सा क्विक होना चाहिए। तो एक आएगा एसीटोन, दूसरा आएगा एसिटल्डिहाइड। अब कुछ पुरानी बातों को अगर हम मिक्स करके क्वेश्चन बनाएं, जैसे कुछ पुरानी बातों का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं, आपके सामने कुछ ये कंपाउंड है, ये आपके सामने कोई कंपाउंड है, और मैं सबसे पहले मैं इसे बोल रहा हूँ कि बेयर्स रिएजेंट से इसका रिएक्शन कराइए। ये आपका बेयर्स रिएजेंट होता था। मैं बोल रहा हूँ कोई कंपाउंड P बन रहा है, और फिर उस कंपाउंड P का HiO4 से रिएक्शन कराइए, Q बन रहा है, ठीक है। अब आपसे मैं Q जानना चाहता हूँ, आप Q बताइए। तो आपको पता है कि बेयर्स रिएजेंट जो है अनसैचुरेशन के साथ ये OH ऐड करता है,
विसिनल डाइऑल बनाता है सिस मैनर में, तो बेंजीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा सिस फॉर्म में। तो आपको जो मिलेगा बेयर्स रिएजेंट के साथ P, वो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको इस स्पेसिफिक ज्योमेट्री का भी आइडिया लगे। ठीक है, दोनों OH सेम साइड होंगे। ठीक है, विसिनल डाइऑल। ठीक है, ये आपका P बन गया। अच्छा, आप इसका HiO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। अब ये कार्बन 2 OH कंटेन करेगा, फिर वाटर लूज करेगा, तो आपको जो डायरेक्ट Q मिलेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूं, वो कुछ ऐसे मिलेगा। आराम से देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे भी CHO आ जाएगा, यहाँ पे भी CHO आ जाएगा, कुछ इस तरीके। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा इसका क्लीवेज के बारे में आइडिया लग गया होगा कि HiO4 का क्या मीनिंग है, ये पुरानी बातों से कैसे रिलेट हो सकता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आएंगी, इसे आप नोट कीजिए। फिर एक दो एग्जांपल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से बातें समझ में आई। क्या बोला गया है, द मोलर रेशियो बिटवीन P एंड Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे आप पहचान पा रहे हो, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का HiO4 जिसे बोल दिया कि एक्सिस में हम यूज कर रहे हैं, तो P इसका कितने मॉलिक्यूल P के बन रहे हैं, कितने मोल, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल बन रहे हैं और फार्मिक एसिड के कितने मोल बन रहे हैं। जितने मोल फॉर्मल्डिहाइड बन रहे हैं उसे P बोला गया, जितने मोल फॉर्मिक एसिड बन से Q बोला गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, P/Q। ये आपको क्या बताना है, P/Q आपको बताना है, क्या आएगा, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं? तो अब ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीवेज पता होना चाहिए, तभी आप जान पाओगे। तो इसमें कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं करके दिखाता हूं। अब इसमें होगा क्या, पहले आपको जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूले का स्ट्रक्चर दिया है, इसे पहले आराम से ड्रा कीजिए फिशर फॉर्म में, अभी CH2OH इस तरह से ड्रा कर लीजिए। अब बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आता है कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा ऊपर। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो थोड़ा सा बोलने में आपको और सुनने में आपको अच्छा लगेगा। टोटल 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि 1 और 2 के बीच में क्लीवेज नहीं होगा, तो ध्यान रखना है इसमें भैया कि कार्बोनिल हो तब भी, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो तब भी एक क्लीवेज पॉसिबल है। ठीक है, यही बात यहाँ पे नया थी। अब 1-2 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2-3 वाला, 3-4 वाला, 4-5 वाला और 5-6 वाला, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। अच्छा, कुछ बातें मैं जो है डायरेक्ट लिखूंगा, ये बात आप समझने की जरूरत है। अब जो ये अगर है, इसे आप देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे है, C+OH। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH आएगा, तो यहाँ पे OH H C+OH, यानी पहले तो फॉर्मिक एसिड आ ही जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मिक एसिड, पहले फॉर्मिक एसिड आ गया, और इस फॉर्मिक एसिड में कौन वाला कार्बन गया, C1 गया। अच्छा, C2 को आप आराम से देखिए, C2 क्या करेगा, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, 3 OH और एक हाइड्रोजन कंटेन करेगा। 3 OH एक हाइड्रोजन कंटेन करेगा C2। सिमिलरली C3 भी एक OH ऊपर, एक OH नीचे और H। जैसा C2 है वही एग्जैक्टली वैसा C3 आएगा, और अगर आप आराम से देख पाएंगे तो वही C4 आएगा और वही C5 आएगा। मतलब C2 से लेकर C5 तक जितने कार्बन होंगे वो सब के सब ऐसे आएंगे जिसके एक कार्बन पे 3 OH हों। एक कार्बन पे कितने OH हों, 3 OH हों। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको मिलेगा कितने OH, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल आपके ऐसे आएंगे जिसके पास एक कार्बन पे कितने होंगे, H C OH OH एंड OH, ये आएगा। ये कौन से कार्बन से हैं, यहां जो है
कार्बन नंबर C2 से लेके C5 तक यहां पे आ गए हैं, ठीक है, C2 से लेके C5 तक आ गए। अच्छा, अब एक कार्बन पे 3 है, तो यहां से जब वाटर लूज करेगा तो भैया मैं सीधे सीधे बना दे रहा हूं, ये भी आपका फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाले कार्बन को जरा देखिए, लास्ट वाले 6 नंबर कार्बन पे, 6 नंबर कार्बन पे एक OH एक OH और आएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, HCHO, ये आपका 6 नंबर कार्बन। अब आप देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल आ गए, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड आया और बाकी टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन में एक चला गया फॉर्मल्डिहाइड में, 5 कार्बन आ गए, यानी इसको अब ये 4 मोल यहां पे है, 1 मोल यहां पे है, तो अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें तो इन दोनों को मिला के ये आ गया 5 टाइम्स HCOOH प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मोल ऑफ HCHO। तो यहाँ पे HCHO और फॉर्मिक एसिड दिया है, तो आप जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:5। समझ रहे हैं आप? तो आराम से इसे आप एक एक करके, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से तोड़िए, लेकिन समझ में आने का ना आने जैसी कोई बात नहीं है। इसको ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ पे OH आ जाएगा, अलग कीजिए इसको बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा काम है, बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा, लेकिन स्मार्ट ब्रेन भी जिसका चल रहा है वो देख के बता देगा क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, आपका जो आंसर था वो आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दूसरा देता हूं जिसके आपके उसको आपको करके मुझे बताना है क्या उसमें आंसर आएगा, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इसको आपको ही आंसर करके मुझे बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है और कितने लोगों को ये क्लीवेज जो समझ में आएगा। Which of the following product will not be obtained on complete cleavage of fructose with periodic acid? अब ग्लूकोज का मैंने आपको बता दिया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, फ्रक्टोज के साथ बिल्कुल सेम ऑपरेशन कीजिए। इस बार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है कंप्लीट क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज, कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स स्मार्ट ब्रेन वाले हैं वो तो देखते फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर उन्हें पता है तो देखते आंसर कर देंगे, क्योंकि आपसे इसमें बहुत ही बेकार सा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी सब लोग करके जरूर ट्राई करेंगे, फाइन। तो इसे मैं हटा देता हूं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसे बोल रहे हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो इससे हम कार्बोनिल बनाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है इसमें से। जैसे कि अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन लिख दूं तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड है कुछ इस तरीके से, और इसे सिंपली हीट कर दिया गया है, तो यहां से आपको CaCO3 निकल जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो सिंपली कुछ ऐसे मिलेगा, कार्बोनिल, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो अब कैसे मिलता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया सा जरूर लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर आप चाहें तो इसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये कैल्शियम साल्ट लिखा गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब जब आप इसे हीट करते हैं तो CaCO3 आपको निकालना। तो जरा देखिए, CaCO3 निकालने के लिए क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसे, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, कैल्शियम यहाँ पे C 3 ऑक्सीजन CaSO3। अब ये R जो है ये आके इस फ्री वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा तो RCOR, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे बनता हुआ मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपके सामने, कैल्शियम एसीटेट ले लिया जाए, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दूं, क्या मिलेगा? कैल्शियम एसीटेट को अगर आप हीट करेंगे तो आपको आइडिया बिल्कुल सा लग रहा होगा कि एसीटोन मिले, एसीटोन मिलेगा यहाँ पे CaCO3 रिलीज होने के बाद, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है
किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि अगर आपको याद हो तो जब मैं हेलो फॉर्म पढ़ा रहा था तो हेलो फॉर्म में जब लैब मेथड से मैं क्लोरोफॉर्म बनाना आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर से, तो वहां पे साल्ट जो बनता था वो कैल्शियम साल्ट बनता था। फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा आपको बताया था कि फ्यूचर में हम लोग जब कार्बोनिल पढ़ेंगे, वो आज ही का दिन आ गया, इसको भी आप थर्मली डिकम्पोज करके आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे, पहले इस बात को आप समझिए, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल के साथ इस बात को और मजबूती से समझते हैं। ओके, तो अगर बातें हम कुछ और इसी एग्जांपल को समझें तो कभी कभी आपको बना बनाया एसिड साल्ट ना मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाए, अब एसिटिक एसिड को बोल दिया जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका इंटरेक्शन कराएगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्शन कराएगा, या Ca2+ के साथ इसका इंटरेक्शन कराया गया, तो जो एसिटिक एसिड आपको नजर आ रहा है, ये जो एसिटिक एसिड आपको नजर आ रहा है, ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली, भैया बेसिक होता है, ऑटोमेटिकली इसका साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका साल्ट ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। और फर्दर आप कैल्शियम एसीटेट को अगर थर्मल डिकम्पोज कर देते हैं तो आपको अभी अभी जैसा कि मैंने बताया एसीटोन मिल जाएगा विथ रिमूव ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कभी कभी डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा कैल्शियम साल्ट, कभी कभी हो सकता है कैल्शियम साल्ट प्रिपेयर करा लिया जाए, बट ओवरऑल जो रिएक्शन है कुछ इसी तरीके से होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम बेंजोएट ले लिया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको हीट कर दिया जाए, फिर क्या बनेगा? कैल्शियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लिया जाए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है, अब हर बात बिल्कुल एक जैसी है, हर बात एक जैसी है तो हर रिएक्शन एक जैसा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है तो डाइमिथाइल कीटोन है, यहाँ डाइफिनाइल कीटोन आएगा, तो यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 बन जाएगा। कोई बताएगा इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम, दोनों तरफ बेंजीन रिंग, इसका कॉमन नेम बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मैंने बोला तो भैया याद रखना है, बेंजोफिनॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कैल्शियम फॉर्मेट ले लीजिए, इसको हीट कर दीजिए, ये क्या है? ये कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो यहां से भी CaCO3 निकलेगा और आपको मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए, चीजें बहुत ही आसान सी हैं, सारे के सारे रिएक्शन में एक ही जैसी बात हो रही है। अगर आपको कैल्शियम साल्ट दिया गया है तो आसानी से उसको अपने तरीके से संभाल के अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, जिस तरह का साल्ट उसी के रिगार्ड्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसी तरीके से, जैसे अब ये कैल्शियम फॉर्मेट है था तो कैल्शियम फॉर्मेट को, अच्छा शुरुआत में जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और चाहे तो आप थोड़ा सा ओपन करके लिखें, जैसे इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इस तरह से जब आप लिख लेंगे, इस होल ट्वाइस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे और उसके बाद आप देख पाएंगे कि CaCO3 कहाँ से निकल रहा है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएंगी और आपको उतना ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मल्डिहाइड, या इसे मेथेनॉल बोल सकते हैं। समझ में आए? इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं, आगे बातें कुछ और बात समझते हैं। एक बात यहाँ पे लिखा गया है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई एसिड हो, ऑन हीटिंग टुगेदर गिव्स अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अभी तक तो सिमेट्रिकल कीटोन सारे के सारे, अगर जो भी कार्बोनिल बन रहे थे वो सिमेट्रिकल था, मतलब अगर CO को देखो तो आजू बाजू दोनों तरफ जो ग्रुप लगे थे वो दोनों आइडेंटिकल थे। अब अनसिमेट्रिकल के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके सामने कुछ ऐसे दे दिया जाए, R C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca प्लस R डैश
C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca, ये दे दिया जाए। अच्छा, अब इन दोनों साल्ट को एक साथ माय डियर अगर हीट किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी के बारे में बात करें। दो डिस्टिंक्ट कैल्शियम साल्ट को एक साथ हीट किया जाए तो इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये आपको जब देगा अलग से तभी, रिएक्शन प्रोसेस में तो ये डायरेक्टली बनता नहीं। कैसे ये बातें सोची गई हैं, अगर इसको एक साथ लिखा जाए तो आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ये बातें हो रही हैं। तो अलग अलग तरीके से इसे आप लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, इसके 2 टाइम्स CaCO3 यहां से रिलीज होता है, कुछ ऐसे। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं R C डबल बॉन्ड O O Ca O C डबल बॉन्ड O एंड R, ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। साथ में इसको आप ऐसे लिखिए CaO O C डबल बॉन्ड O, यहां C डबल बॉन्ड O R डैश एंड R डैश, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको हीट किया गया, अब इसको हीट किया गया तो रिमूव करने का जो इसका तरीका होगा वो कैसे होगा उसी को समझने। अब जरा देखिएगा इस तरह से CaCO3 यहां से, CaCO3 वहां से, लेकिन अब ये आपस में कंबाइन ना करके ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन। अगर पॉसिबिलिटी पूछे तो हाँ, मिक्सचर ऑफ कीटोन्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको R C डबल बॉन्ड O R डैश, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो आएगा A आएगा, ठीक है, 2 CaCO3, फाइन। तो एक अगर मैं यहीं इसी के नीचे लिख दूं तो जैसे कि मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, एसिटिक कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम प्रोपिनोएट, कुछ इस तरीके से। प्रोपिनोइक एसिड का कैल्शियम साल्ट एंड एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट। अब मैं इसको हीट कर दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना। तो अगर आप देखें आराम से इस ऊपर वाले से कंपेयर करें तो R की जगह पे CH3 आ गया है और R डैश की जगह पे C2H5 आ गया है, ये तो समझ में आया। तो यहां से 2 टाइम्स आप CaCO3 निकल जाएगा और आपको ब्यूटेनोन मिल रहा होगा। आराम से जब देख पाएंगे तो आप तुरंत रियलाइज कर पाएंगे ये आपको क्या मिल रहा है, ब्यूटेनोन, ठीक है। ये आपका R है और ये R डैश। तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको बतानी थी, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर कुछ और बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात और करते हैं इसमें। जैसे कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एसिटिक एसिड के या फिर कोई एसिड हो, अच्छा क्या साइक्लिक कीटोन भी पॉसिबल है? क्या साइक्लिक कीटोन भी पॉसिबल है? तो अगर आप देखें तो ये आप कंपाउंड देखें और उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ साइक्लिक कीटोन भी पॉसिबल है। ये अब इसे आप देखें तो ये कौन से एसिड का है, तो ये 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। तो कैल्शियम सक्सिनेट है, ये कैल्शियम सक्सिनेट है ये, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम सक्सिनेट को जब आप थर्मली हीट करेंगे तो अभी भी निकलना तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये वाला फ्री नहीं है, ये भी जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन जब इससे जुड़ेगा तो 1 2 3 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। हाँ ठीक है, वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड नहीं आएगा, लेकिन हाँ साइक्लिक प्रोपेनोन आ जाएगा ये -CaCO3 रिलीज करने के बाद। तो ये आएगा साइक्लोप्रोपेनोन, ये आपका आएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि रिंग बड़ी हो, अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ कार्बन रिंग में बढ़ जाए, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन यहां बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सक्सिनिक एसिड ले लिया, अब क्या ले लें, अगर एक कार्बन हम और बढ़ा दें या सीधे सीधे 2 कार्बन बढ़ा देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छे से बात समझ में आए। अब अगर आप इसको देखें, ये क्या है, जरा इसको पहचान के बताइए, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है इसमें? तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। और 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड मैंने बताया था। 1,6 डाई ओइक एसिड को
हेक्सेनोन का 6 डाइओइक एसिड को एडिपिक एसिड मैंने बताया था, बहुत ही फेमस नाम मैंने बताया था। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसका नाम होगा कैल्शियम एडिपिटेट। कैल्शियम, यहां से CaCO3 निकालेंगे आप तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा तो रिंग कितने हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब ये साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेनोन थोड़ा सा अच्छे से बनाए तो ये आएगा, यहां से जब CaCO3 रिलीज होगा। पिमेलिक एसिड ले लीजिए। पिमेलिक एसिड का क्या होता है, एक CH2 और बढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसे है। पिमेलिक एसिड क्या होता है, उसमें 7 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। कैल्शियम पिमेलेट इसे बोल सकते हो। इसे आप हीट करेंगे तो यहां से भी CaCO3 निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। और अब अगर आप देखेंगे तो जैसे एडिपिक एसिड में 6 कार्बन थे, एक कार्बन कार्बोनेट के साथ चला गया तो 5 कार्बन की रिंग बनी, उसमें इसमें टोटल 7 कार्बन है, एक कार्बन कार्बोनेट में चला गया तो 6 कार्बन बचा, तो यहां पे आएगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लिक कीटोन ये सब बन रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। ये सारी बातें आपको भी जाननी जरूरी है कि साइक्लिक कीटोन भी हम बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। फाइन, तो ध्यान रखना ये सारी बातें हो सकती हैं, प्लीज आप इसे नोट करें। फिर आगे 8th नंबर प्रिपरेशन पे आते हैं। 8th नंबर प्रिपरेशन जरा देखिए क्या बोला गया है, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछला था बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां साल्ट नहीं होगा, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम हीट करेंगे। कैसे, वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन पास ओवर MnO मैग्नेस ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। ये अगर इसका मैं केमिकल इक्वेशन लिखूं कि किस तरह की बातें यहाँ पे बोली गई हैं, जैसे कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH यहाँ पे दिया गया है। अब RCOOH की रिएक्शन अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरीके से कराया जा रहा है, जैसे कि MnO के साथ ये रिएक्शन किया जा रहा है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR साथ में H2O प्लस CO2, ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिल मिलेगा, ठीक है, कार्बोनिल मिलेगा, साथ में वाटर और CO2 भी इवॉल्व होगा, ठीक। टेम्परेचर हाई है तो सब वेपर फॉर्म में निकल जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं कि कैसे देखा गया होगा ये रिएक्शंस, तो कुछ आप ऐसे समझ सकते हो। यहां पे इसके 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल जब आप लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इस तरह से आप अरेंज कीजिए जैसे अरेंज किया गया। और जब इसको बोला गया कि MnO के साथ इसको हीट किया गया तो आप कुछ इस तरह से सोचिए कि वाटर तो कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, वाटर ऐसे निकल जाएगा और जो है CO2 यहां से निकल जाएगा, वाटर और CO2 निकल जाएगा। अब ये R जो बचा इस CO के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ये R इस CO के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RCOR कुछ इस तरीके से, एंड CO2 और H2O को आप कैसे भी लिख दीजिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि MnO के साथ जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाएगा तो इस मैनर में उसको आप अरेंज करेंगे, ठीक है, इस मैनर में उसको आप अरेंज करेंगे और ध्यान रखेंगे कि किस तरीके का कार्बोनिल बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बहुत ही क्विकली एक एग्जांपल यहाँ लिखूं, अपने आप माइंड में उसे सोच के आप बताइए। जैसे अगर आपके सामने हो HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड हो और मैं इसे बोलूं कि MnO के साथ हीट किया जा रहा है, प्रोडक्ट बताइए। MnO के साथ हीट किया जा रहा प्रोडक्ट बताइए। तो अगर आप इसमें आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा होगा, वाटर एंड CO2, समझ रहे हैं आप, प्लीज आप इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे एक बात आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2 मोल एसिड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर 2 मोल एसिड की रिक्वायरमेंट है और वो 2 मोल डिस्टिंक्ट हो तो क्या अलग अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल नहीं बनेगा?
जैसे कि अगर मैं ये दे दूं और आपसे बोल दूं कि अब बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा, एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड को अब मैं बोलूं कि MnO के साथ इसे हीट किया गया, अब प्रोडक्ट बताइए। तो जैसे मैंने सिखाया था अगर उसी तरीके से आप अरेंज कर देंगे आप, तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, कोई परेशानी यहां आपको होगी नहीं कि क्या प्रोडक्ट आएगा और किस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कीजिए। अब ठीक है, एक एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड क्या फर्क पड़ता है। अब वाटर रिमूव करना है आपको, ठीक है, कहीं से भी आप H2O निकाल दीजिए और आप CO2 निकाल दीजिए, ये उठा के इसके साथ जोड़ दीजिए, कहीं से आप कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, H2O एंड CO2। ठीक है, तो आई होप कि बात को मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बात को समझ रहे हैं और किस तरह के हमें अटेम्प्ट करना होगा इसे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक अपने आप करके बताइए। मैं आपको एसिटिक एसिड दे रहा हूं, साथ में बेंजोइक एसिड दे रहा हूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इसको MnO के साथ हीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को मैं वेपर्स के साथ MnO2 को के साथ इंटरेक्ट करा रहा हूं, MnO के साथ, आप प्रोडक्ट बताइए फाइनली क्या बनेगा। बहुत ही आसान सी बात है, आप जैसे ही थोड़ा सा सोचेंगे तुरंत आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। काफी लोगों ने इसमें कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूं वो मिल रहा है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या मिल रहा है, बाकी जो मिलता है वही मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। कई बार ये सारे नाम आ चुके हैं, तो साथ साथ याद करते चलिए, दिमाग में सेट करते चलिए, तो बहुत ही आसान होगा आगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर दूसरे प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते। 9th नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में इसको करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसे एक बार याद दिलाना चाहता हूं। जैसे कि अगर RCH2CH2OH है, ठीक है, इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो मिलता है आपको RCH2CH2, क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, और ये हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। ठीक है, इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन, एल्डिहाइड बनता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये बात ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब सेम रिएक्शन होता है तो भी यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ही होता है, आपको कीटोन मिलता है यहाँ पे। व्हाट अबाउट 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर मैं कोई 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे ले लूं, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई मुझे बताए क्या होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर आप याद कर पा रहे हो तो कॉपर के साथ जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इन दोनों में तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन होता है। एलिमिनेशन के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे कार्बोनिल नहीं बनता है, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में कार्बोनिल बनता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, पुरानी बातें हैं, अल्कोहल के टेस्ट में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 10th नंबर प्रिपरेशन पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। ये वो ओनली वाला केस पता नहीं क्यों मुझे खटकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट तो फिलहाल सभी है, ये ओनली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अभी हम जो 2-3 पढ़ने वाले हैं इसके सब पार्ट में वो नेम से रिलेटेड है, नेम रिएक्शन में वो काउंट होते हैं, इसीलिए उसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। एग्जाम में पूछने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड में हम कुछ नेम रिएक्शन को जिक्र करेंगे, नेम रिएक्शन का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहला मैं कैपिटल ए ले रहा हूं, स्टीफन्स रिडक्शन।
क्या? स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शंस में जब ये नाम आया स्टीफेंस रिडक्शन, ये पूछा जा सकता भैया, नाम के साथ ही आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई रिएक्शन दे दे या फिर बहुत सारी बातें दे दे, स्टीफेंस रिडक्शन से रिलेटेड क्या बातें हैं इसको हम समझते हैं। ये नाइट्राइल के साथ एल्किल नाइट्राइल या एरिल नाइट्राइल, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है उसको समझते हैं। जैसे कि आपको मैं दे दूं RCN, ये एल्किल नाइट्राइल है या एल्किल साइनाइड, कुछ भी आप पढ़िए, नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल वो IUPAC नेम में आता है, एल्किल साइनाइड, ठीक है, ये लेते हैं और इसकी जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं SaNCl2/HCl। स्पेसिफिक है भैया, क्योंकि नेम रिएक्शन है, इसमें कुछ बदल नहीं सकते। SaNCl2HCl, स्टेनस क्लोराइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड विथ HCl। अब जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो अभी मैं बताऊंगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और SaNCl4 बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन देंगे, और 2 हाइड्रोजन इस साइनाइड को पार्शियली रिड्यूस करेगा। वो किस में रिड्यूस करेगा? RCH डबल बॉन्ड NH एक एल्किल इमाइन में रिड्यूस कर देगा। इसे इमाइन बोलते हैं, इमाइन, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NH पार्शियली रिड्यूस करके इसको इमाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और यही इमाइन जो आपने बनाया है इसको आगे हाइड्रोलाइज किया जाता है तो आपको मिल जाता है RCHO, ठीक है। बाद साथ में आप अमोनिया रिलीज कर सकते हैं और आपको फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट है आपका क्या है, वो एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसे बहुत ही इत्मीनान से ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, तो आपको एल्डिहाइड ही, स्पेसिफिक एल्डिहाइड बनाने की ये बहुत ही अच्छी मेथड है। अब ये क्या है कि जो ये SaNCl2 है, SaNCl2 का रोल समझते हैं। SaNCl2 जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा SaNCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, समझ रहे हैं, इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और यही 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है साइनाइड को रिड्यूस करेंगे, पार्शियली रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए तो अभी भी अनसैचुरेशन है, आगे रिड्यूस हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे तो एक H यहां, एक H यहां, तो मिल जाता RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे क्या मिलता है, इमाइन। और फर्दर जब इसको आप हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो आपको RCHO प्लस एल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है माय डियर, इसे ध्यान रखना। ध्यान रखना SaNCl2 ही लेते हैं, कहीं कहीं आपको कभी ऐसा लिख दिया जाए तो इसे दूसरा ये HCl, SaN/HCl, ये भी रिडक्शन है, लेकिन ये रिडक्शन बहुत दूसरे तरीके से है। SaNCl2 जब SaN/HCl होगा तो ये जब एरो के ऊपर आपको दिया जाएगा और आपको ये साइनाइड दिया जाएगा, तो ध्यान रखना ये पहले क्या करेगा, SaNCl2 बनाएगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वो SaNCl2 फिर SaNCl4 बनाएगा, जो फर्दर इसको रिड्यूस करके RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये नाइट्रो वगैरह को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, कंप्लीट रिडक्शन कराता है। तो इसी, और कंप्लीट रिडक्शन हमें चाहिए नहीं, हमें पार्शियल रिडक्शन कराना होता है, इसीलिए SaNHCl ना लेके SaNCl2 लेते हैं, ताकि SaNCl2 SaNCl4 में कन्वर्ट हो जाए, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए और 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे, और यही 2 नेसेंट हाइड्रोजन पार्शियली रिड्यूस कर पाए साइनाइड को, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टीफन रिडक्शन की जो जनरल इक्वेशन है उस पे नजर रखिए। ये R बदलता रहेगा, लेकिन रिएक्शन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऐसे का वैसे बना रहेगा। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर और एग्जांपल को समझते हुए इसको और बेहतर समझते हैं। ये आपके सामने आ गया। अब अगर हम
दूसरी आगे की रिएक्शन समझें, जैसे आपको ले लिया ये बेंजीन ले लिया और इस पे हमने साइनाइड लगा दिया, बेंजोनाइट्राइल से पढ़ सकते हो। और मैं अब इससे 2 स्टेप में रिएक्शन करा रहा हूं, एक SaNCl2/HCl, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रोडक्ट आपसे मैं पूछ लूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब आप इसमें अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बस आराम से इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि और इसमें फाइनली कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आप तरह से रिएक्शन दे दिया जाए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है SaNCl2HCl दे देता है, हाइड्रोलिसिस मेंशन नहीं होता है, तो वर्कअप्स जो है फाइनली अपने आप सोच लेना होता है वहां पे, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि SaNCl2HCl दे दिया जाता है और फिर प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, तो फाइनली यही आंसर वहां पे भी आना होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि अब आपको स्टीफन्स रिडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इस पे एग्जांपल्स कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन सबका जो मीनिंग है वो वही है, ठीक है। CN कन्वर्ट हो जाएगा सीधे CH2। बात समझ में आई? प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोजेंड-मुंड रिडक्शन, रोजेंड-मुंड रिडक्शन, ठीक है। ये भी भैया एक नाम है, रोजेंड-मुंड रिडक्शन। तो रोजेंड-मुंड रिडक्शन के नाम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम के साथ इसका क्या रिएक्शन है इसको समझते हैं। तो ये होता ये है कि इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। क्या? एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं H2PdBSO4 के साथ। जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट है वो पॉइजन की तरह यूज होता है। और अच्छा, H2PD, अच्छा आपको याद होगा H2 निकिल प्लेटिनम था, पैलेडियम था, तो H2 निकिल प्लेटिनम अगर यूज करते हैं तो वो कंप्लीट रिडक्शन कराता है। लेकिन अगर H2PD के साथ BSO4 ऐड कर दें, या अगर इसको देखें तो यही आपको H2PdBSO4 जब एल्काइन के साथ इंटरेक्शन करता था तो इसे लिंडलार कैटलिस्ट कहते थे। याद आया? जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो ये सिस एल्कीन बनाता था, सिस आइसोमर बनाता था एल्काइन के साथ, तब वहां पे इसका नाम था लिंडलार कैटलिस्ट। जब वो ट्रिपल बॉन्ड को पार्शियली रिड्यूस करता था डबल बॉन्ड में, ठीक है। जाइलीन भी इसके साथ मिक्स करते हैं, H2PD जाइलीन मिक्स्ड विथ BSO4, ठीक है। तो यहां पे अब ये क्या करता है, पार्शियली रिड्यूस करता है। यहां पे Cl हटा के H लगा देगा, बस ये समझिए कुछ इस तरह की बातें होंगी, कुछ इस तरह की बातें यहां पे होंगी। 2 हाइड्रोजन यहां आएगा, एक H लेके चला, एक Cl लेके चला जाएगा, एक H यहां छोड़ देगा, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। बस ये आपको ध्यान रखना है, यही इसकी ओरिजिन है, यही इसका जनरल रिएक्शन है। वो R जैसे जैसे बदलता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे R बदलता रहेगा वो उसी तरीके से ये बनता रहेगा, ठीक है। R यहां पे जैसे जैसे बदलता रहेगा वैसे वैसे ये बनता रहेगा, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन एक खास बात यहां पे बस और ध्यान रखना है कि R कभी यहां हाइड्रोजन नहीं हो सकता। यहां पे एक बात ये जरूर मेंशन करना है कि यहां पे R जो है हाइड्रोजन नहीं हो सकता। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड हम रोजेंड-मुंड रिएक्शन से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट यहां पे हम लोग मेंशन कर लें। ओके, तो मैं अब बात कर रहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड इससे बना नहीं सकते। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड जो बनाने की बात होगी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की अपन लोग सोचें तो आपको ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेथेनोइल क्लोराइड होना चाहिए। अच्छा, मेथेनोइल क्लोराइड जब H2PdBSO4 के साथ आएगा along with जाइलीन, ठीक है, जब इसके साथ आएगा तभी ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, तभी ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCl। लेकिन बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनता नहीं, ठीक है, बोलते हैं ये जो रिएक्शन है
ये होता नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट बनता नहीं। ऐसा कारण क्या है कि भैया जो ये मेथेनॉइल क्लोराइड है ये एग्जिस्ट करता है CO प्लस HCl में। ये अनस्टेबल इतना होता है कि इस फॉर्म में ये रुकता ही नहीं है, यहाँ पे Cl निकाल देता है, ये लोन पेयर इधर आता है और यहाँ से Cl इनको धक्का देके निकाल देता है, और जब Cl निकलेगा ये यहाँ आएगा तो यहाँ से H2 निकलेगा, तो ये Cl और CO अलग हो जाएगा। तो जो मेथेनॉइल क्लोराइड होता है ये अनस्टेबल होता है, HCOCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको गेटरमैन रिएक्शन बताया था, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। कहां बताया था? जब हम लोग बेंजीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड सब उड़ गया होगा। गेटरमैन कोच सिंथेसिस, तो गेटरमैन कोच सिंथेसिस में यही लेते थे हम लोग कैटलिस्ट, बेंजीन के साथ COHCl लेते थे along with एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिलता था बेंजल्डिहाइड। ये था गेटरमैन कोच सिंथेसिस। और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या करते थे? कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते थे। ठीक है, मैं यहां भी जिक्र कर दूंगा क्योंकि वो यहां का भी पार्ट है। फाइन, तो आई होप कि आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि क्या कारण रहा कि फॉर्मल्डिहाइड हम इससे नहीं बना सकते। ठीक है, प्लीज आप इस बात को नोट कीजिए आराम से, उसके बाद फिर हम दूसरी स्लाइड पे समझते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल को। तो रोजेनमुंड रिडक्शन में कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हो CH3 CH2 CO Cl, ठीक है, और आपको H2PD BSO4 दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे Cl को हटा के H लगा देना है। यानी कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक H यहाँ, एक H यहाँ दे देंगे और बाकी प्रोडक्ट आप बना लीजिए। ऐसा करने के बाद CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H एंड HCl। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि आपको कुछ ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl दे दिया गया है, और आपसे पूछ लिया जाए कि CH3 CH2 और यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O H में कन्वर्ट कर दिया गया है, आप सुटेबल रिएजेंट बताइए। ठीक है, पूछ लिया जाए द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट, द मोस्ट appropriate reagent in the above conversion, in the above conversion। इस तरह से आपका ऑप्शन दे दिया जाए, और सबसे पहला ऑप्शन दे दिया जाए H2 निकिल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कुछ ऐसे दे दिया जाए NaBH4। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए H2PD चारकोल, ऐसे दे दिया जाए H2PD, और यहाँ पे C दे दिया जाए, और D ऑप्शन दे दिया जाए LiLH4। यहाँ पे आपको जाइलिन भी लिखा हो ऐसे कुछ। ठीक है, या H2PD ही क्यों लिखा, क्योंकि जो पैलेडियम होता है वो भी चारकोल उसमें होता, लिपटा होता है, चारकोल में ये मिक्स होता है, तो पैलेडियम भी स्लाइटली पॉइजनड होता है, तो उसका मतलब भी सेम ही है। अब इस तरह के कन्वर्जन में आपको रिएजेंट पूछा जाए तो आप देखेंगे क्या फर्क है। तो ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस किया गया है, यानी पार्शियल रिडक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपको बहुत आसानी से आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर और आगे बात को समझते हैं। ओके, तो नेम के साथ क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस रिएक्शन में? अभी तक जो मैंने बताया आपको रोजेनमुंड रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन में, उन दोनों रिडक्शन में अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, अब ये पूछा जाए इन द गिवन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन दिया गया है इस बार केमिकल रिएक्शंस पूरा दे दिया गया है, कह रहा ये रिएक्शन किस नाम से जाना है, किसका एग्जांपल है? स्टीफन्स रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन
सेंडमेयर रिएक्शन, अब सारे नाम आपको दे दिए गए। अब ये सारे आप पढ़ चुके हैं, स्टीफन रिडक्शन, रोजनमूल रिडक्शन अभी अभी पढ़ रहे हैं। इटार्ड रिएक्शन क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेंजीन और टॉलुइन की केमिकल रिएक्शन में, टॉलुइन की केमिकल रिएक्शन में। सेंडमेयर रिएक्शन हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ा है। तो सारी बातें आपने पढ़ रखा है, लेकिन अभी अभी जो आंसर आपका आ रहा है वो रोजनमूल रिएक्शन आ रहा है, सभी लोग आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी हाल ही में पढ़ा है। लेकिन यकीन मानिए जब ये आप पूरे 8-10 महीने पढ़ लेते हो, एग्जाम टाइम आता है तो जब आपके साथ पूरा चैप्टर आपके साथ होता है, इवन पूरा सिलेबस आपके साथ होता है, तो इकलौते रिएक्शन पे दिमाग कम जाता है। तो इंपॉर्टेंस में बताने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी इसमें प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड में बहुत सारी बातें बची हुई है। मैं चाहता हूं कुछ 11th की रिएक्शन को भी कोई इसी के साथ रिवाइज करा दूं, क्योंकि इसका भी पार्ट है वो। जैसे कि अब मैंने बोला गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन को मैं चाहता हूं यहाँ पे भी कवर अप कर लिया जाए ताकि सारी बातें बिल्कुल नई सी लगे, वो भी कार्बोनिल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फाइन, तो आज की क्लास इतने रखते हैं। अगली क्लास में यहीं से बातों को और कंटिन्यू करेंगे। मेजर कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, 2-3 नए रिएक्शन पढ़ेंगे और 2-3 पुराने रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल को अगली क्लास में हम लोग फिनिश करें। हाँ, लेकिन गाइज इसे आप पूरी तरीके से तैयार करके हमेशा रखिए, अपने आप को पूरे तरीके तैयार रखें। ठीक है, अगली क्लास में हम होमवर्क से रिलेटेड बातें करेंगे, तब तक आपके पास प्रिपरेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।